Welcome to Quality Coaching Academy. और इसमें फिजिक्स पोर्शन का पहला क्वेश्चन 123। क्वेश्चन नंबर 123 है कि द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 लूप्स एंड 3 लूप केसेस इन ओपन आर्गन पाइप, यानी हमें F2 और F3 का रेशियो बताना है। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि F2 जो है वो डबल ऑफ F1 होता है और F3 जो है वो 3 टाइम्स ऑफ, तो F1 कैंसिल एंड द रेशियो इज 2:3। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 124 और 124 में है कि द अपरेंट फ्रीक्वेंसी व्हेन सोर्स मूव्स अवे फ्रॉम लिसनर विद हाफ ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। याद रखें, जब सोर्स मूव्स अवे, डॉपलर इफेक्ट में जब सोर्स लिसनर से दूर जा रहा हो तो फ्रीक्वेंसी होता है f डैश इज इक्वल टू v डिवाइड बाय v प्लस सोर्स, v प्लस सोर्स इनटू f। इट इज द इक्वेशन ऑफ डॉपलर इफेक्ट when source is moving away from listener। तो f डैश हमें मालूम करना है, जबकि v स्पीड ऑफ साउंड है, v स्पीड ऑफ साउंड है और इन्होंने कहा कि सोर्स जो है वो स्पीड ऑफ साउंड के हाफ से जा रहा है, तो मैं v/2 लिखूंगा इंटू f। अब सॉल्व कीजिएगा, ऐसे 3v/2 बनता है या नहीं, और 3v/2 2 ऊपर जाएगा तो इट इज 2/3 टाइम्स ऑफ f। मेरी बात समझ गए हैं? द करेक्ट ऑप्शन इज 2v, इट इज 2/3। इसमें 2/3 है या नहीं है? नहीं है, तो नॉन। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, नॉन है। ये इसका सोल्यूशन है, आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 125 में आपको फिगर गिवन है। ये एक क्लोज आर्गन पाइप है और इस क्लोज आर्गन पाइप में आपको इस तरह का एक शेप दिया गया है और कहा गया है कि अगर ये लेंथ L है, ठीक, तो आप बताएं कि वेवलेंथ कितना होगा। इस केस में वेवलेंथ कितना होगा? बहुत आसान लॉजिक है। ये जगह कौन सा पॉइंट होता है? एंटी नोड, और ये हमेशा, तो ये जो पूरा लेंथ है हम लिख सकते हैं कि द लेंथ इज इक्वल टू एंटी नोड से नोड। लिख सकता हूं ना? लेंथ कहां से शुरू है? शाबाश, एंटी नोड से, और कहां पर खत्म है? नोड पर। तो नेक्स्ट में लिख सकता हूं कि लेंथ इज इक्वल टू एंटी नोड से नोड तक होता है λ/4। आपको लैम्डा चाहिए तो 4 इधर ले आइए, तो 4l इज इक्वल टू, यानी इस केस में लैम्डा इज इक्वल टू 4l। करेक्ट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126। हमारा क्वेश्चन नंबर 126 क्या कह रहा है? सोर्स एंड लिसनर आर अप्रोचिंग ईच अदर विद 3v/4, द अपरेंट फ्रीक्वेंसी विल बी। याद रखें, जब सोर्स और लिसनर, when source and listener both approach, जब दोनों अप्रोच करते हैं तो फार्मूला होता है f डैश इज इक्वल टू v प्लस लिसनर डिवाइड बाय v माइनस सोर्स। इट इज द इक्वेशन ऑफ डॉपलर इफेक्ट व्हेन बोथ आर अप्रोचिंग, जब दोनों एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हों। माय डियर स्टूडेंट्स, तो f डैश की जगह f डैश। अब जब हम लिखेंगे v की जगह v, इन्होंने कहा कि दोनों अप्रोच कर रहे हैं कितने स्पीड के साथ? 3v/4 है या 2 है? तो ये तो क्या मैं जो गोरमा 3v/4 है, 3v/4 है स्टूडेंट। v की जगह v, प्लस की जगह प्लस, इसकी जगह लिखूंगा 3v/4 और इधर v माइनस 3v/4, और साथ में कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी? f। अपरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू रियल फ्रीक्वेंसी, दरमियानी इक्वेशन f डैश अपरेंट फ्रीक्वेंसी, इट इज इक्वल टू, बताएं शाबाश, सोल्यूशन कर सकते हो। इसका एलसीएम क्या आएगा? 4/1 तो 4, तो इधर आएगा 4v प्लस 3v डिवाइड बाय 4, और इधर आएगा हमारे स्टूडेंट एलसीएम 4 ही होगा, तो इधर होगा 4v माइनस 3v और साथ में होगा f। हमें सॉल्व तो करना पड़ेगा। f डैश इज इक्वल टू 4v प्लस 3v 7v/4, तो ये बनता है 7v/4। ये मल्टीप्लाई, ये डिवाइड अगर हम मल्टीप्लाई में चेंज करें तो ये बन जाएगा 4v माइनस 3v इज v, और साथ में मल्टीप्लाई होगा क्या? f। 4 कैंसिल, v कैंसिल, इट इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ, क्या इसमें मौजूद है? नहीं है, तो इसमें भी आंसर क्या है? नॉन ऑफ दीज। ऑप्शन डी, नॉन ऑफ दीज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127। हमारा क्वेश्चन नंबर 127 क्या कह रहा है? द रेशियो ऑफ CV एंड CP फॉर गैस इज। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? CV एंड CP। अक्सर स्टूडेंट के याद होता है 1/,
आर, लेकिन याद रखें ये जो आर है ये कौन सा है? ये थर्मल कांस्टेंट है। और इधर ऑप्शन में जो कैपिटल आर गिवन है वो क्या है? वो गैस कांस्टेंट है। तो बेशक CV बाई CP 1/R है, लेकिन ये R कैपिटल नहीं, बल्कि बिकॉज दिस स्मॉल r इज थर्मल कांस्टेंट एंड दिस कैपिटल R इज गैस कांस्टेंट। थर्मल कांस्टेंट की वैल्यू 1.42 है और गैस कांस्टेंट की वैल्यू 8.314। समझ आ गई है? तो CV बाई CP 1/1.42 है, 1/8.314 नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इसमें भी नॉन होगा और करेक्ट ऑप्शन है डी। 128 पे हम बात कर रहे हैं और 128 क्या कह रहा है? When CV is equal to 0.5 times of CP, then CP की वैल्यू क्या होगी? क्वेश्चन ये है कि अगर CV 0.5 टाइम्स ऑफ CP बराबर हो तो आप बताएं कि CP की वैल्यू क्या होगी? सिंपल सा इक्वेशन है कि CP माइनस CV इज इक्वल टू, और मैं लिख सकता हूं कि CP माइनस CV की जगह 0.5, CP इज इक्वल टू R। इन दोनों से आप CP कॉमन ले ले, या 0.5 क्या होता है? 1/2 होता है ना। तो मैं CP कॉमन ले लेता हूं, इधर आ जाएगा 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू R, और 1 माइनस 1/2 से 1/2 बनता है। तो CP इंटू 1/2 इज इक्वल टू R, और CP इज इक्वल टू डबल ऑफ R। मेरी बात समझ गए हैं? CP इज इक्वल टू डबल ऑफ R। इससे अच्छा क्वेश्चन बन सकता है और ज्यादा ट्रिकी बन सकता है अगर आपसे क्वेश्चन इस तरह किया जाए। यही क्वेश्चन अगर मॉडिफाइड फॉर्म में हो तो ज्यादा बेहतर होगा और इसमें ट्विस्ट हो। वैसे आपके लिए कह रहा हूं, अगर मैं कहूं इफ CV इज इक्वल टू 0.5 टाइम्स ऑफ CP, देन CV इज इक्वल टू व्हाट? ऑप्शन ए R, ऑप्शन बी 0.5 R, और ऑप्शन सी 3R/2, और ऑप्शन डी नॉन। अब बताएं, CV की वैल्यू गिवन भी है और CV की मांग भी रहे हैं, फिर क्या करोगे? शाबाश। पहले आप जाकर क्या मालूम करोगे? CP। पहले आप इस डेटा से CP मालूम करोगे और CP आपको क्या मिलेगा? 2R। तो फिर इसमें पुट करोगे CP माइनस CV इज इक्वल टू R, और CP कितना मिल गया? 2R माइनस CV इज इक्वल टू R, CV उधर R इधर, तो 2R माइनस R इज इक्वल टू CV एंड CV इज इक्वल टू, समझ आ गई है? एंड द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए। सपोज अच्छा ये होता मैंने CV दिया और CV देकर CV ही आपसे मांगू, तो 2 टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन आप करोगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन सेम दे 129 पे बात कर रहा हूं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ फिफ्थ ओवरटोन इफ 2 लूप्स आर फॉर्म्ड इन अ स्ट्रिंग बाय 100 हर्ट्ज। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर 100 हर्ट्ज पर एक रस्सी में कितने लूप्स बन रहे हैं? 2 लूप्स बन रहे हैं। तो बताएं कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ कौन सा ओवरटोन? फिफ्थ ओवरटोन। आप बताएं, पहले ये बताएं कौन सी फ्रीक्वेंसी मांग रहे हैं। तो याद रखना, आप जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी ओवरटोन से एक ज्यादा होती है। फ्रीक्वेंसी ओवरटोन से एक, पहली बात तो ये याद रखें, जब फिफ्थ ओवरटोन है तो हम F5 नहीं बल्कि हमें F6 चाहिए। चलो ये बात तो क्लियर। यहां पर बच्चे धोखा खा जाते हैं। ऑप्शन मुझसे मैं सही नहीं दे पाया, वरना ऑप्शन में मुझे 600 हर्ट्ज देना चाहिए था और शायद दिया भी हो। मजा नहीं है। इन ऑप्शन में 600 हर्ट्ज होना चाहिए, क्योंकि मेजॉरिटी लोग इस पे धोखा खा जाते हैं। जल्दी में वो ये तो डिटेक्ट कर लेते हैं कि फिफ्थ ओवरटोन F6 है, लेकिन वो जल्दी से कहते हैं F6 इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ F1, और वो ये भूल जाते हैं कि 100 हर्ट्ज इज फॉर 2 लूप्स, इट इज नॉट फॉर 1 लूप। तो वो इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं और 6 मल्टीप्लाई बाय 100, और ज्यादातर लोगों का आंसर क्या होता है? ये अलग बात कि ऑप्शन में मैंने 600 नहीं दिया, देना चाहिए था। अगर क्वेश्चन को ट्रिकी बनाना है देना चाहिए था। एनी हाउ आप समझ गए हैं कि 600 नहीं आता, क्योंकि ये 2 लूप्स की फ्रीक्वेंसी है, ये 1 लूप की फ्रीक्वेंसी। तो अगर 2 लूप 100 हर्ट्ज से बनते हैं तो बताओ 1 लूप के लिए जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी? तो F1 मस्ट बी इक्वल टू, क्योंकि F2 इज डबल ऑफ F1। तो अगर F2 100 है तो F1 क्या होगा? 50, और 6 टाइम्स ऑफ F1 में 6 मल्टीप्लाई बाय 50 आएगा, एंड द आंसर इज 300 हर्ट्ज। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। ये ऑप्शन सी ठीक है। 130 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ ओवरटोन इन ओपन ऑर्गन पाइप। आप बताएं, शाबाश। रेशियो ले रहे हैं, फ्रीक्वेंसी का ले रहे हैं, लेकिन कितने ओवरटोन का? थर्ड एंड फिफ्थ। यहां पर ऊपर थर्ड ओवरटोन है। आप बता सकते हैं जब थर्ड ओवरटोन हो तो ये फ्रीक्वेंसी क्या होगी? F4। फ्रीक्वेंसी ओवरटोन से एक ज्यादा होती है।
और ये फिफ्थ ओवरटोन है। कौन सा ओवरटोन है? तो लिहाजा ये F6 होगा। बाकी तो क्लियर है। F4 इज 4 टाइम्स ऑफ F1 एंड F6 इज 6 टाइम्स ऑफ F1। F1 कैंसल और इससे आंसर आता है 2/3। द करेक्ट ऑप्शन इज 2/3 इसमें मौजूद है। 131 पे बात करूंगा। हमारी डिस्कशन है अब 131 पर। बाकी सारे डिस्कशन हो चुके हैं ना? गुड। अच्छा है डियर स्टूडेंट्स, 131 पे बात कर रहे हैं और 131 क्या कह रहा है? द वेवलेंथ ऑफ सेकेंड ओवरटोन इन क्लोज आर्गन पाइप। जब क्लोज आर्गन पाइप हो तो इसमें सेकेंड ओवरटोन का जो वेवलेंथ होगा वो क्या होगा? तो आपको याद होना चाहिए, शायद कोई डेटा दिया है या नहीं दिया? नहीं दिया। 2 मीटर लेंथ हमारे पास कितना है? लेंथ 2 मीटर। क्लोज आर्गन पाइप के लिए वेवलेंथ का फार्मूला आपको बताता हूं। वेवलेंथ इज इक्वल टू 4L डिवाइड बाय, इधर देखो मैं आपके लिए जो लिखता हूं, यानी जो वेवलेंथ, तो इधर कहूंगा वही ऑड। इट इज द मोस्ट सिंपल फॉर्म, समझ गए हो ना? इधर जो वेवलेंथ इधर वही ऑड। यानी अगर मैं कहूं लैम्डा 1 तो फिर इधर होगा फर्स्ट ऑड एंड फर्स्ट ऑड इज 1। अगर मैं कहूं लैम्डा 2 तो इधर 2 है तो इधर 2 नहीं लिखोगे, इधर लिखोगे सेकेंड, इट इज सेकेंड ऑड। और सेकेंड ऑड क्या होता है? 3। मेरी बात समझ गए हो? अगर इधर जो की जगह 3 आ जाए तो इधर 3 नहीं लिखोगे, इधर थर्ड ऑड लिखोगे। तो ये थर्ड ऑड है और थर्ड ऑड क्या होता है? 5। चलो इधर जो भी नंबर होगा इधर वो नंबर नहीं, उस ऑड को लिखोगे, उस नंबर का ऑड। तो अब तो समझ चुके हो यहां कहा है कौन सा ओवरटोन। और थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि ओवरटोन और वेवलेंथ ओवरटोन से एक, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ओवरटोन से एक ज्यादा, ये एक ज्यादा है। तो ओवरटोन कौन सा है? सेकेंड। लिहाजा वेवलेंथ कौन सा होगा? और अगर इधर थर्ड होगा तो इधर हम क्या लिखेंगे? इधर थर्ड ऑड। एंड व्हाट इज द थर्ड ऑड? शाबाश, द थर्ड ऑड इज 5। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5, द आंसर इज 8/5। 8/5 आंसर है। नेक्स्ट है 132। 132 में है सोर्स और लिसनर बोथ मूव विद 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स राइट, द रेशियो ऑफ एपरेंट एंड रियल फ्रीक्वेंसी। ये बंदा है सोर्स और ये बंदा है लिसनर। ये भी इस तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड के साथ और ये भी इस तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड के साथ। तो बताएं कि इस केस में एपरेंट फ्रीक्वेंसी और रियल फ्रीक्वेंसी का रेशियो क्या होगा? तो याद रखें, जब दोनों सेम मोशन में हो तो इनके दरमियान जो गैप होता है वो क्या होता है? और जब तक गैप कांस्टेंट होता है तब तक दोनों फ्रीक्वेंसीज क्या होते हैं? इक्वल। तब तक फ्रीक्वेंसी एपरेंट तब ज्यादा होता है जब गैप कम होने लगे और एपरेंट तब कम होता है जब गैप, लेकिन अगर दोनों का स्पीड और डायरेक्शन सेम है तो दोनों के दरमियान गैप में ना इंक्रीज आएगा और ना, इसीलिए एपरेंट फ्रीक्वेंसी रियल के बराबर होगी। और जब भी ये बराबर है तो द रेशियो इज इक्वल टू 1 एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज 1:1। और एक रकम क्वेश्चन दे 132, इसमें 1 ऑप्शन ए ठीक है। नाउ 133 इज ऑन द बोर्ड। 133 कहता है source at rest and another source moving towards listener if their mutual frequencies are same nature। ये एक सोर्स है और ये सोर्स रेस्ट में है, यहां ये लिसनर है, ये लिसनर भी रेस्ट में है, ये एक और सोर्स
वेवलेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, शाबाश, क्या हो सकता है आप बताएं। 137 में ये रस्सी है, इसमें एक लूप हमें दिया है, एग्री, वेरी गुड, नॉन लिया, ज्यादातर बच्चे जो है ये 20 ले लेते हैं इसमें, बिल्कुल। यहां पर इन्होंने कहा कि अगर वेवलेंथ जो है वो कितना है, वेवलेंथ 10 मीटर है। इफ द वेवलेंथ इज 10 मीटर, तो आप बताएं कि यहां से यहां तक ये जो लेंथ है, ये लेंथ कितना होगा। वेवलेंथ दिया है, लेंथ हमें बताना है, सिर्फ इतना जाने कि लेंथ कहां से शुरू है और कहां पर, तो लेंथ यहां खत्म है नोड से नोड, एग्री, सामने लूप है, और फिर कहे सर लेंथ इज इक्वल टू, नोड से नोड होता है लैम्डा बाय 2, और लैम्डा इज 10 और 2 की जगह 2, तो आंसर क्या आता है, और इसमें 5 मीटर नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, क्या होगा, शाबाश, नॉन, ऑप्शन डी सही है, सही है। 138 पे हमारी बातें हो रही हैं। 138 क्या कहता है, 200 जूल्स ऑफ हीट इज गेन बाय अ सिस्टम आइसोकोरिकली। आप जानते हैं आइसोकोरिक में क्या होता है, आइसोकोरिकली का मतलब है कि वर्क डन क्या रहेगा, और जहां वर्क 0 होता है तो जितना हीट एब्जॉर्ब होता है उतनी ही इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है, क्योंकि वर्क होता ही नहीं। तो अगर 200 जूल एब्जॉर्ब किया तो एनर्जी में चेंज भी कितना होगा, इट विल बी 200 जूल्स, शाबाश। इसको अच्छा बनाने के लिए क्या वर्ड्स होने चाहिए, वर्ड्स होने चाहिए कि इन आइसोकोरिक प्रोसेस द रेशियो ऑफ हीट गेन एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी, आंसर क्या होगा 1, क्योंकि दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 139। वन 139 में क्या है वो देखिएगा। 139, व्हाट इज द हीट कैपेसिटी फॉर अ यूनिट सिस्टम। हीट कैपेसिटी आप जानते हैं, इसका सिंपल फॉर्मूला है दैट इट इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा टी, समझ रहे हैं ना। और डेल्टा क्यू कितना गिवन है 100 और डेल्टा टी कितना है 10, सो द आंसर इज 10 यूनिट्स। आप समझ गए हैं, क्लियर है मेरी बात। ऐसा ना हो कि आप 20 kg भी काउंट करें, 20 kg आप काउंट नहीं कर सकते, मेरी बात समझ गए हैं। सो देयरफॉर हीट कैपेसिटी इतना है। हीट कैपेसिटी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है या नहीं करता, ये करता है, लेकिन इक्वेशन में नहीं लिखोगे तभी तो करता है, इक्वेशन में लिख लिया तो फिर नहीं करेगा, समझ आ गई है। सो दैट्स व्हाई 139 में हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, शाबाश। 139 में करेक्ट ऑप्शन है ए। 140 नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें है ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज। तो जब आपने आइसोथर्मल कहा तो आइसोथर्मल में टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और दिस इंप्लाइज के चेंज इन टेम्परेचर 0, सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी 0 रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 141 प्लीज। 141, ड्यूरिंग वन लूप इन अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इफ द वेवलेंथ इज 8 मीटर द लेंथ विल बी। तो जनाब आपको वन लूप दिया है, क्या दिया है, वन लूप का ये मतलब नहीं कि लूप वन लूप मीन द फर्स्ट केस ऑफ स्टैंडिंग वेव्स, इट रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट केस ऑफ स्टैंडिंग वेव्स। यानी वन लूप का मतलब कि आप फ्रीक्वेंसी को f1 लोगे और वेवलेंथ को लैम्डा। वन लूप का मतलब है कि द केस इज दैट ऑफ फंडामेंटल, दैट इज फंडामेंटल। वन लूप मीन फंडामेंटल केस ऑफ स्टैंडिंग वेव्स। अच्छा जनाब ये कह रहे हैं कि क्लोज्ड आर्गन पाइप है, और क्लोज्ड आर्गन पाइप में फंडामेंटल केस है। फिर से क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। ड्यूरिंग वन लूप ओके द वेवलेंथ इज 8 मीटर द लेंथ विल बी। अगर वेवलेंथ आपके पास 8 मीटर है तो लेंथ क्या होगा, बहुत आसान लॉजिक आपको देता हूं। कौन सा केस है, वन लूप का मतलब कौन सा केस है, और फंडामेंटल मीन के जो वेवलेंथ दिया है वो कौन सा है। थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया कि क्लोज्ड आर्गन पाइप के लिए बहुत आसान कहानी है कि लैम्डा इधर 4L डिवाइड बाय वही ऑड, एग्री। अगर आपने फंडामेंटल दिया ये 1 है तो इधर में वही ऑड के बजाय कौन सा ऑड लूंगा, फर्स्ट ऑड। तो लैम्डा 1 इज इक्वल टू 4L डिवाइड बाय फर्स्ट ऑड इज 1, तो लेंथ इज इक्वल टू लैम्डा 1 बाय 4, और लैम्डा 1 8 है, ये 4 है, तो द आंसर इज, इट मीन द लेंथ ऑफ क्लोज्ड आर्गन पाइप विल बी 2 मीटर, ये होगा जनाब 2 मीटर। 142 क्वेश्चन है 142, द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्थ ओवरटोन इन ओपन आर्गन पाइप इज 10 हर्ट्ज। F1 क्या होगा, तो पहले ये बताएं कि फोर्थ ओवरटोन में आपको फ्रीक्वेंसी दी है 10 हर्ट्ज,
ये बताएं ये कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी? कहा कि ओवरटोन से फ्रीक्वेंसी एक ज्यादा होगी तो ये क्या होगा? f5, बट f5 इज 5 टाइम्स ऑफ f1 इज इक्वल टू 10, तो f1 इज इक्वल टू 10 बाय 5, इट मीन के द फर्स्ट केस फ्रीक्वेंसी विल बी 2 हर्ट्ज, ये 2 हर्ट्ज होगा। 143 पे बात करने वाले हैं। 143, a mass of 2 kg stretches the spring by 20 centimeter. Spring constant of spring is, इसमें थोड़ी सी गलती थी, ये ऑप्शन बी ठीक कर दे अपने पास। ऑप्शन बी 98 नहीं था, ये 9.8 था, और अगर ये 98 हो तो फिर ऑप्शन बी प्रेफर करोगे, समझ गए हो ना? क्योंकि ऑप्शन बी एग्जैक्ट आंसर है और 100 अप्रोक्सीमेट आंसर है। ऑप्शन बी जो आता है वो जी के 9.8 वैल्यू से आता है, और 100 जो है वो 10 से आता है, एंड 9.8 इज द रिलायबल वैल्यू। समझ आ गई है? सो बी इज मोर प्रोबेबल देन डी, डी से बी ज्यादा बेहतर है। लेकिन सच बात यह है कि डॉट जो है कंपोजिंग में रह गया था, ये 98 नहीं था, ये दरअसल क्या था? 9.8 था, तो ऑप्शन डी जो था वो ठीक था। एनी हाउ, अब आप समझ चुके हैं, क्वेश्चन का आइडिया दे रहा हूं। 143 शायद है हमारा क्वेश्चन। कहते हैं कि अगर स्प्रिंग मास सिस्टम है, स्प्रिंग के साथ आपने एक मास लगा दिया है और वो है 2 kg, 2 kg बॉडी, और इस मास से ये स्प्रिंग एलोंगेट हो गया, और जो एलोंगेशन है माय डियर स्टूडेंट्स, द एलोंगेशन इज x इज इक्वल टू कितना बनता है? 20 सेंटीमीटर, एंड 20 सेंटीमीटर इज 0.2 मीटर, 0.2 मीटर। इतना एलोंगेशन इससे बनता है। आपसे कह रहे हैं कि स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्प्रिंग कांस्टेंट का फार्मूला जानते हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट का फार्मूला है mg डिवाइड बाय x। इट इज द सिंपल इक्वेशन ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। किसी भी स्प्रिंग का एक कांस्टेंट मालूम करने के लिए mg डिवाइड बाय x, स्प्रिंग के साथ कोई भी मास लगा दें और उसका एलोंगेशन और मास मेजर करें, जी से मल्टीप्लाई करें, इट विल बी द वैल्यू ऑफ स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग, या स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट। मास कितना है? 2। अब माय डियर स्टूडेंट, अगर आप जी को 10 लोगे तो डी ऑप्शन आएगा, 9.8 लोगे तो बी आएगा, लेकिन मैंने कहा ना कि बी ये 98 नहीं था, ये 9.8 था। मैं 10 ले रहा हूं, आपकी मर्जी है, बस जो भी आप लो। अब 10 जो है 0.2, ये हो जाएगा 20 डिवाइड बाय, ये ऊपर जाएगा तो 10 डिवाइड बाय 2, 200 बाय 2 से क्या बनता है? 100। लेकिन अगर आपने पॉइंट नहीं लगाना तो ऑप्शन बी इज मोर सुटेबल देन ऑप्शन डी, बिकॉज जी की वैल्यू 9.8 एग्जैक्ट है। नेक्स्ट जो है वो है 144। 144 क्या कह रहा है? 144 कहता है स्प्रिंग कांस्टेंट के डिपेंड्स अपॉन व्हाट? ये स्प्रिंग कांस्टेंट के किस चीज पे डिपेंड करता है? स्प्रिंग कांस्टेंट के ये किस चीज पे डिपेंड करता है? तो याद रखना, इट इज inversely related to length of the spring, and it is directly related to stiffness. इसका stiffness के साथ डायरेक्ट रिलेशन है और लेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन है। स्टिफनेस मीन अपोजिशन टुवर्ड्स एलोंगेशन, अपोजिशन टुवर्ड्स। एक स्प्रिंग जितना ज्यादा अपोजिशन दिखाएगा उतना ही उसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होगा, जितना कम अपोजिशन दिखाएगा उतना ही उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कम होगा। तो इसके साथ डायरेक्टली और इसके साथ इनवर्सली, लिहाजा कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन ए ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन लेंथ एंड स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग, ये अप्लाइड फोर्स पे डिपेंड नहीं करता। 145 है, एक ट्रेन है, whistling moves with a speed thrice the speed of sound away from a listener, stationary listener, सही है। The frequency of sound waves heard by the listener will be। अच्छा, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि यहां पर एक लिसनर खड़ा है और एक ट्रेन जो है वो इस लिसनर से दूर जा रहा है with 3 times speed of sound। तो आपसे कह रहे हैं कि इस मोहतरम को जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी अपेरेंट, वो कितनी होगी, जबकि इसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी रियल एफ होगी। अब इसमें सोर्स जो है वो दूर जा रहा है, और याद रखना डॉपलर इफेक्ट में व्हेन सोर्स मूव्स अवे, जब सोर्स दूर जा रहा हो तो द इक्वेशन ऑफ अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इज एफ डैश इज इक्वल टू वी डिवाइड बाय वी प्लस सोर्स इनटू एफ। इट इज द इक्वेशन व्हेन ओनली सोर्स मूव्स अवे। अब पुट कीजिएगा तो एफ डैश इज इक्वल टू वी डिवाइड बाय वी प्लस
3v इंटू f। अच्छा ये v by 4v, v कैंसिल, तो इट इज 1/4 ऑफ f, इट मीन 1/4। तो ऑप्शन कौन सा ठीक है? बी ऑप्शन ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 146, और 146 क्या कह रहा है? इट बिकम्स डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज बीट्स व्हेन द डिफरेंस इज ग्रेटर देन 10 हर्ट्ज। अमूमन 8 भी लोग लेते हैं। याद रखिए कि अगर f1 माइनस f2 इज ग्रेटर देन 10 हो तो ये बीट्स पैदा तो होते हैं, लेकिन हम इसे काउंट नहीं कर सकते, हम इसे डिटेक्ट नहीं कर सकते। सो ग्रेटर देन 10 जो है वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सेम क्वेश्चन देता 147। वन 147 पे बात करेंगे अब। और 147 क्या है? इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज वेलोसिटीज आर सेम। याद रखना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी तब सेम होती है जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन करे। कौन सा मोशन करे? यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म मोशन में फोर्स 0 होता है, एक्सेलरेशन 0 होता है, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट होती है और मोमेंटम भी कांस्टेंट होता है। तो इनमें से अपना ऑप्शन ढूंढे। अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी बराबर है तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? मोमेंटम 0 गलत है, वेलोसिटी 0 गलत है, एक्सेलरेशन 0 गलत है। ऑल ऑफ दीज, सॉरी एक्सेलरेशन 0 ठीक है। करेक्ट ऑप्शन क्या है? शाबाश, यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन नहीं होता, तो यह ऑप्शन ठीक है। 148। नेक्स्ट क्वेश्चन 148। फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मेरे ख्याल में ऑलरेडी इससे कंसर्न है। नेट फोर्स 0 ठीक है, ए 0 ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी भी, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन हो रहा है तो फोर्स भी 0, ए भी 0, और वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब है कि चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगी? चेंज इन वेलोसिटी भी 0। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसमें है करेक्ट ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। 149 नेक्स्ट क्वेश्चन, और 149 है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी फॉर अ बॉडी इज 10। ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज, तो एक्सेलरेशन आपको मिला है 10, सही है, 10 का एक्सेलरेशन मिला है। इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है। व्हाट विल बी इट्स स्पीड आफ्टर 2 सेकेंड, तो t 2 सेकेंड है। आप बताएं कि स्पीड फाइनल क्या होगा? तो अप्लाई करें VF इज इक्वल टू VI प्लस AT, मानते हैं ना? सॉल्व करें, VI क्या है जनाब? 0, A कितना है? 10, और T कितना है? 2। इट मीन इट्स वेलोसिटी विल बी 20 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर दैट इट विल बी 20, और ऑप्शन ए ज्यादा बेहतर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 150। 150 क्या कहता है? अ डिसेलरेटिंग बॉडी विथ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर स्टॉप्ड आफ्टर 4 सेकेंड। मैंने इतना पढ़ा, डिसेलरेशन मैंने देखा, तो मैं ए की जगह क्या लिखूंगा? -2। डिसेलरेशन मीन इट विल बी नेगेटिव। फिर मैंने पढ़ा स्टॉप्ड, स्टॉप मीन के फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? 0। फिर मैंने देखा कि 4 सेकेंड, तो मैंने टाइम 4 सेकेंड लिया। ये पूछ रहे हैं व्हाट इज इट्स इनिशियल स्पीड, तो बताइए इनिशियल स्पीड क्या होगा? द सेम इक्वेशन VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। अब जनाब आपको इनिशियल दरकार है, आप इसको इधर ले आइएगा, तो ये बन जाएगा VI इज इक्वल टू ये इस तरफ आएगा तो VF माइनस AT। अब देखो, जो बच्चे इसको 2 ले ले और माइनस ना ले उनका आंसर गलत होगा। हम माइनस लेंगे, VF हमारे पास कितना है? शाबाश, 0, और माइनस अपनी जगह पर, ये -2 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है? 4, एंड दैट इज, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 4 2 आर 8 मीटर पर सेकेंड। मैं ठीक कह रहा हूं? इसमें ऑप्शन मौजूद है या? हाँ ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन ए सही है। ये फिर भी ठीक आ रहा है, अगर आप माइनस ना भी ले तो ठीक आ रहा है। कहां ये गलती देगा? शाबाश, कम से बदे क्वेश्चन ना कता तो सिर्फ द माइनस इग्नोर के आंसर बगलत राजी, इधर गलत नहीं आ रहा। जहां फाइनल की वैल्यू 0, यहां देखो 0 है तो फर्क नहीं पड़ता। अगर ये माइनस भी ले लो तो भी 8 आता है, प्लस ले लो तो भी 8। अगर ये 10 हो और आपने इधर माइनस ले लिया तो माइनस माइनस प्लस, तो आंसर 12 बन जाएगा। और अगर आपने प्लस ले लिया तो 10 - 2 8 बन जाएगा। कुछ समझ आ गई है? जहां फाइनल की वैल्यू 0 नहीं होगी तो माइनस को पॉजिटिव लेने से आपका आंसर गलत हो जाएगा। मेरी बात समझ गए हो?
तो सिर्फ ये वाहिद केस है जहां फाइनल 0 है, तो माइनस प्लस को इग्नोर भी करो, फर्क नहीं पड़ेगा, बट यू हैव टू टेक केयर, क्योंकि 99.9% केसेस में इससे आंसर गलत आता है। सिर्फ जब वैल्यू 0 हो फाइनल की फिर ठीक आता है, बाकी सब में गलत आएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 151। नेक्स्ट क्वेश्चन 151 है कि एक बॉडी है डिसिलरेटिंग विद 5 फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड, व्हाट विल बी इट्स स्पीड आफ्टर 0.1 सेकेंड इन मीटर पर सेकेंड। सिंपल सी बात है, कहा गया है कि बॉडी डिसिलरेट हो रहा है विद -5 और आपसे कह रहे हैं कि अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, तो 0.1 सेकेंड के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। सेम इक्वेशन, सेम आइडिया, लेकिन जीरो स्टॉपिंग, रेस्ट या स्टॉप से बचा हुआ क्वेश्चन। हम कहेंगे VF इज इक्वल टू VI प्लस 80, वैल्यूज पुट करेंगे तो VF हम मालूम कर रहे हैं, VI कितना है 20 प्लस एक्सेलरेशन -5 एंड टाइम इज 0.1, तो VF इज इक्वल टू 20 प्लस माइनस और 5 मल्टीप्लाई बाय 0.1 क्या बनता है 0.5, सो द आंसर इज 19.5 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a body is moved on square of side length L, what will be its displacement between opposite corners of a diagonal। क्वेश्चन है 152 और 152 पे आपको गया है कि ये एक स्क्वायर है, लेट मी कंसिडर इट इज अ स्क्वायर, ये एक स्क्वायर है। कहा कि एक बॉडी यहां से रवाना हो गई, स्क्वायर के हर साइड का लेंथ कितना है L और ये स्क्वायर पर मूव कर रही है। अगर एक डायगोनल बन जाए तो इस डायगोनल के कॉर्नर पे जो डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो आप कहें सर ये साइड भी क्या है और ये साइड भी क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट यहां होगा, ये बेस का काम कर रहा है और ये, लिहाजा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, इट इज L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो 2 टाइम्स ऑफ L स्क्वायर रूट आर अंडर रूट 2L आर 1.4L। समझ गए हो, द करेक्ट ऑप्शन इज 1.4L और करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, करेक्ट ऑप्शन सी। 153 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 153 कह रहा है, व्हाट इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट विद 60 हैविंग काइनेटिक एनर्जी एट समिट 4 जूल। तो याद रखना, जब भी एंगल 60 डिग्री हो प्रोजेक्टाइल का, तो काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम। आप समझ रहे हैं, समिट पर जो काइनेटिक होती है वो बॉटम यानी इनिशियल काइनेटिक के 1/4 होती है, लेकिन शर्त है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या हो 60 डिग्री हो। यहां 60 डिग्री है। अब ये कह रहे हैं कि समिट पर अगर टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी है 4 है, तो आप बताएं बॉटम पर ये कितना होगा, 4 है ना, मैं रीड कर लेता हूं। प्रोजेक्टाइल है 153 प्लीज, व्हाट इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, और 4 जूल, ठीक है, सही है। तो ये 4 है और ये 4 इस तरफ लाकर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी बनती है 16 जूल और करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए ज्यादा बेहतर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 154 आपके लिए, और 154 क्या कह रहा है, अ स्पीड ऑफ 0.2 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू व्हाट। 0.2 किलोमीटर पर आवर आप चेंज कर सकते हो, 0.2 किलोमीटर पर आवर। कितना आसान है, देखिए खुद मुलाहिजा करें, 0.2 की जगह 0.2 और किलोमीटर की जगह क्या लिखूंगा 1000 और मीटर आ जाएगा डिवाइड बाय, आर की जगह लिखूंगा 3600, तो देखो मीटर पर सेकंड तो आ गया। अब सिर्फ मॉडिफाई करें आप, मॉडिफिकेशन में आप देखिएगा ये पॉइंट हटा दीजिए, हट गया तो नीचे क्या आएगा 10 आएगा ना, पॉइंट की जगह 1 और 2 की जगह 0। अब 2 0 2 0, एक 0 और एक 0, ऊपर 2 है नीचे 36 है, 2 1 are 2 और 18 2 are 36, तो 1/18 मीटर पर सेकेंड। द करेक्ट ऑप्शन इज 1/18 मीटर पर सेकेंड, सही ऑप्शन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 155 और 155 क्या कह रहा है, अ मूविंग बॉडी वेरीफाइज फाइनल स्पीड अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। कहते हैं कि अगर एक बॉडी के लिए इक्वेशन हमारे पास हो 20 इज इक्वल टू 10 प्लस 4t, तो बताएं कि इस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी। इक्वेशन बता रहा है दैट यू हैव टू कंपेयर इट विद द स्टैंडर्ड वन एंड द स्टैंडर्ड इज VF इज इक्वल टू VI प्लस, अब जिस के लिए जो आया है वो उसकी वैल्यू है, यानी फाइनल की वैल्यू क्या है 20, इक्वल की जगह इक्वल, प्लस की जगह प्लस, A की जगह 4, T की जगह, तो VI की जगह क्या आया है, इट मीन द इक्वेशन इन्फॉर्म्स अस दैट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द गिवन बॉडी इज जी
एक्सेलरेशन मांग रहे हैं, ठीक है। अगर इनिशियल मांगते तो हमारा आंसर 10 होता, अगर एक्सेलरेशन मांग रहे हैं तो हमारा आंसर क्या है, 4 है। करिस्पॉन्डिंग वैल्यू लेंगे और हमारे पास ऑप्शन बी सही है। 155 में करेक्ट ऑप्शन है बी। अब 156 पे बात करेंगे और 156 क्या कह रहा है, 0.5 kg की बॉडी है, प्रोजेक्टेड विद 1 मीटर पर सेकेंड एट 60, इट्स काइनेटिक एट द टॉप इज, तो ये फिर 60 डिग्री प्रोजेक्शन है। काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप इज इक्वल टू 1/4 ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब वैल्यू पुट करें 1/4 और इनिशियल काइनेटिक हाफ mv², समझ गए ना। तो ये मास कितना है शाबाश, 0.5, मास कितना है 0.5 और वेलोसिटी 1 है, तो ये भी 1/2 हो जाएगा, 1/2, 1/2, 1/4 और 1/4, 1/16। So the answer is 1/16 which is 0.062 करेक्ट आंसर है और बिल्कुल ये सही, ऑप्शन सी सही आता है। हमारे पास 156 में करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 157। क्या कह रहा है, 157 द प्रोजेक्टाइल विल हैव मैक्सिमम रेंज इफ, तो भाई मैक्सिमम रेंज कब होता है, आप इसको मुलाहिजा करें कि रेंज का फार्मूला क्या है। रेंज का फार्मूला है vi² sin 2 थीटा डिवाइड बाय g, जानते हो ना। अब गौर से देखें, v और g को हम मैक्सिमम या फिक्स काउंट करते हैं, इसका मतलब कि रेंज का सारा दारोमदार किस पर है, तो मैं क्यों ना लिखूं कि जैसा sin 2 थीटा वैसा रेंज। हमको रेंज क्या चाहिए बताएं शाबाश, इसीलिए इसके लिए sin 2 थीटा भी क्या होना चाहिए, बट sin का मैक्सिमम वैल्यू हमेशा क्या होता है, समझ आ गई है। तो sin 2 थीटा मस्ट बी इक्वल टू 1 फॉर मैक्सिमम रेंज, sin 2 थीटा 1 होना चाहिए, क्योंकि 1 sin 2 थीटा की कौन सी वैल्यू है, मैक्सिमम है। तो करेक्ट आंसर देखें प्लीज, ऑप्शन है मेरे पास 157 प्लीज। sin 2 थीटा 45 गलत है, थीटा 45 ये भी ठीक है और थीटा 90 गलत है, नॉन ऑफ दीज। अच्छा इसमें ऑप्शन मजे के नहीं आए, sin 2 थीटा 1, तो आप थीटा को ऑपरेट करें तो इससे बनता है sin 2 थीटा 1, तो 2 थीटा इज इक्वल टू sin इनवर्स 1, मानते हो ना। तो 2 थीटा इज इक्वल टू 90 और थीटा इज इक्वल टू, इसका मतलब है कि मैक्सिमम रेंज के लिए अगर आपसे sin 2 थीटा की वैल्यू मांगे तो 1 और अगर थीटा की वैल्यू मांगे तो 45। अच्छा ऑप्शन बनता, अच्छा ऑप्शन तब बनता, गौर से देखे, अगर मैं कह दूं आपसे कि मैक्सिमम रेंज फॉलोज, द बेस्ट ऑप्शंस विल बी ऑप्शन ए, मैक्सिमम रेंज फॉलोज v² बाय g, ऑप्शन बी sin 2 थीटा इज इक्वल टू 1 और ऑप्शन सी थीटा इज इक्वल टू 45 और ऑप्शन डी क्या कहूं आज, समझ आ गई है ना। ये दो मैक्सिमम रेंज के शराइत हैं और ये मैक्सिमम रेंज की वैल्यू है। भाई ये मैक्सिमम रेंज की वैल्यू है, ये इसके शराइत हैं। तो हम क्या करते हैं, हम तो सिर्फ 45 जहन में बता लेते हैं कि मैक्सिमम रेंज एंगल 45 और इस पे डायरेक्ट अटैक नहीं करोगे, क्लियर। इस केस में करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑल ऑफ दीज, लेकिन यहां सिर्फ ये है तो ये ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 158 प्लीज, और 158 क्या कह रहा है, 158 a projectile is thrown into air, its maximum height does not depend upon, तो मैक्सिमम हाइट का फार्मूला है v² sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g। क्या इसमें मास ऑफ प्रोजेक्टाइल नजर आ रहा है, तो ये मास पे डिपेंड नहीं करता। 159 शायद ए है, 158 में ए है। 159 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट प्रोजेक्टाइल, शाबाश। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्यों कांस्टेंट रहता है, ये कांस्टेंट है, गौर करें, बहुत आसान, लेट मी प्रूव इट। Vx कांस्टेंट है, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट है, तो डेल्टा Vx क्या है, 0, और जहां डेल्टा V 0 वहां ए बी, तो डेल्टा Vx 0 इट मीन के Ax भी, और A के पीछे क्या होता है, फोर्स, तो अगर Ax 0 है तो Fx भी। तो अगर कोई पूछे why the x component of velocity is constant, because along x axis the force is 0, along x axis the force is 0। करेक्ट ऑप्शन है ए, इसमें ए ज्यादा बेहतर है। 160 प्लीज,
Anas attained a speed of this one. After t second his initial velocity, यहाँ initial velocity मांगती है Vf is equal to 32 plus AT. बताएं कि initial velocity क्या होगी, तो Vf is equal to Vi plus AT. मानते हो ना, ये इक्वेशन है हमें गिवन है और 160 है, हाँ यहां पर A नहीं, यहां पर क्या है 2 है. हमें उससे क्या वहां A मांगा था, हमने 4 बताया, यहां Vi मांगा है तो हम क्या बताएंगे, We will provide 32. The correct option is 32 और ऑप्शन A ठीक है. 161 आपका नेक्स्ट क्वेश्चन. एक बॉडी है 100 मीटर से गिराई गई है, ये जमीन तक पहुंचेगी कितने सेकेंड्स में, तो आप जानते हैं कि द टाइम टू अर्थ इज अंडर रूट, जानते हो ना, 2h डिवाइड बाय g. इसमें पुट कीजिएगा तो 2 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 10, ये और ये कैंसल, और 10 मल्टीप्लाई बाय 2 20 एंड विच इज 4.48 सेकेंड. राउंड अबाउट यही है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 162. 162 में एक फिगर बना है और फिगर कुछ ऐसा है, कनेक्टेड बॉडीज हैं और सबका मास बराबर है, सबका मास बराबर है और इस पर टोटल कितना लग रहा है 400 न्यूटन. यही है, आपसे कह रहे हैं कि आप हमें ये बताएं कि ये बॉडी 2 जो है बॉडी 3 को कितना फोर्स दे रही है. व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड बाय 2 ऑन थर्ड. तो आप मानते हैं जब इक्वल मासेस हो तो वो फोर्स को इक्वली तकसीम करते हैं. टोटल कितना है 400, तो इट मीन कि 100 इसके हिस्से में आएगा, 100 इसके हिस्से में आएगा, 100 इसके हिस्से में आएगा और 100 इसके हिस्से में आएगा. अब सुने प्लीज, जब हम यहां से फोर्स कौन दे रहा है, हम दे रहे हैं, जब हम इसको 400 दे दे तो ये सिर्फ अपना 100 यूज करता है, बाकी ये इसको कितने 100 देगा 300, ये इसको 300 देगा, तो बॉडी 1 विल अप्लाई 300 ऑन बॉडी 2. बॉडी 2 उससे अपना 100 खर्च करेगा, तो बॉडी 2 जो बॉडी 3 को देगा कितने 100 देगा 200. तो द फोर्स ट्रांसफर बाय 2 ऑन 3 इज 200. अब ये अपना 100 खर्च करेगा तो व्हाट विल बी द फोर्स ऑफ थर्ड ऑन 4, ये सिर्फ 100 होगा. समझ गए हो, फर्स्ट बॉडी सेकंड पर 300, सेकंड बॉडी थर्ड बॉडी पर 200 और थर्ड बॉडी फोर्थ बॉडी पर सिर्फ 100. इसका आंसर क्या है शाबाश 200. द करेक्ट आंसर इज 200. जी, फोर्स नहीं एक्सेलरेशन सेम होता है, कनेक्टेड बॉडीज में एक्सेलरेशन सेम होता है और फोर्स डिस्ट्रीब्यूट होता है. समझ गए हो, एक्सेलरेशन सेम होता है. नेक्स्ट है जनाब 163 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. 163 व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ गिवन बॉडी. यहां है जनाब नन ऑफ दीज, और क्वेश्चन का आइडिया था, इसमें भी थोड़ी सी गलती आई है फिगर में. ये एक बॉडी है लेकिन यहां कोई आपको नुकसान नहीं हुआ क्योंकि ऑप्शन नॉन मौजूद है. यहां लिखा गया है 10 kg. कितना लिखा है, बॉडी का मास कितना है 10 kg. ये हकीकत में 10 नहीं था, ये 0.1 था, तो ये 0 इस तरफ था और 0.1 kg था. एनी हाउ आंसर नॉन मौजूद है तो आपके लिए की में डी है. इस पर मैं फोर्स लगा रहा हूं 10 न्यूटन और ये हॉरिजॉन्टल मोशन कर रही है इस तरफ. अगर एंगल 60 डिग्री हो तो बताओ कि इस वक्त इस बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा. सो माय डियर स्टूडेंट, एक्सेलरेशन हमेशा होता है नेट फोर्स डिवाइड बाय मास. अब नेट फोर्स देखिए क्या बनता है, गौर कीजिए. इस फोर्स के दो कंपोनेंट बनते हैं, एक ये बनता है और एक ये बनता है. ये जो कंपोनेंट है ये कौन सा कंपोनेंट है और ये जो कंपोनेंट है ये कौन सा है y. इस बॉडी का वेट नीचे है या नहीं, तो ये जो y कंपोनेंट है ये वेट के साथ क्या हो जाता है, इट मीन कि इस बॉडी पर सिर्फ और सिर्फ कौन सा फोर्स लग रहा है x कंपोनेंट, इसीलिए तो ये सिर्फ आगे जा रहा है. तो नेट फोर्स की जगह आप लिखोगे Fx डिवाइड बाय m और Fx होता है F cos ऑफ थीटा डिवाइड बाय m. फोर्स की वैल्यू 10 है और cos ऑफ 60 डिग्री डिवाइड बाय ये 0.1 है, लेकिन अब मैं 10 लूंगा, अब तो बस की में d कर दिया है, तो ये d, तो 10 और 10 कैंसिल और cos ऑफ 60 इज 0. तो द एक्सेलरेशन इज 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. की में नहीं है तो करेक्ट ऑप्शन क्या है डी है. एक्चुअल डेटा ये था कि ये 0.1 लिया था, और अगर आप इधर 0.1 ले ले माय डियर स्टूडेंट्स तो 0.1 मींस कि ये 100 मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो इससे आंसर क्या रहा था 50 आ रहा था. तो ऑप्शन बी इसमें ठीक था, लेकिन चूंकि डेटा गलत हुआ तो हमने इसको ऑप्शन डी कर दिया. अब आपकी चेकिंग में ये ऑप्शन डी है, की में ऑप्शन डी है. मैंने आपको आइडिया देना था, दे दिया. नाउ लेट मी प्रोसीड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 164. क्या है,
164 है a body in motion is suddenly stopped in 10 seconds with 100 meter per second square. What was its linear initial speed? वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है, लेकिन डेटा चेंज है कि अगर टाइम 10 सेकेंड हो और a body motion is suddenly stopped तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 है। और फिर कह रहे हैं कि अगर एक्सेलरेशन इसका 100 था लेकिन स्टॉप का मतलब है कि नेगेटिव होगा। व्हाट इज इट्स इनिशियल लीनियर स्पीड? लीनियर स्पीड क्या होगा? यहां फिर फाइनल वेलोसिटी क्या है? 0। तो अगर आप इसको पॉजिटिव लो या नेगेटिव लो, आंसर पे फर्क तब पड़ेगा जब ये फाइनल वेलोसिटी कहीं पर 0 नहीं होगी। ट्राई जरूर करें, आपका आंसर बिल्कुल बदल जाएगा एक साइन से। एनी हाउ यू कैन से Vf इज इक्वल टू VI प्लस AT। अब Vf तो है नहीं तो AT इस तरफ ले आए तो VI इज इक्वल टू AT और A 100 है और टाइम कितना है 10। इट मीन इट इज 1000 मीटर पर सेकेंड। करेक्ट ऑप्शन है 1000 और शायद इसमें है या नहीं है 164। योजल युवक गौरम खाना, सी ऑप्शन ठीक है। 165 प्लीज। 165 कह रहा है व्हाट इज द क्वांटिटी ऑन y एक्सिस इन द गिवन ग्राफ फॉर अ बॉडी। यहां क्वेश्चन मार्क है और बॉडी का ग्राफ ऐसे आ रहा है, तो आप बताएं इस तरफ फोर्स है तो इधर क्या हो सकता है? ऑप्शन ए ट्राई करें। ऑप्शन ए में क्या है? ऑप्शन ए में चेंज इन मोमेंटम है और आप जानते हैं कि फोर्स और चेंज इन मोमेंटम का आपस में रिलेशन है। तो जिस तरह ये ज्यादा होगा उस तरह ये भी, तो फिर ये भी ज्यादा तो इंक्लाइंड आ सकता है, हॉरिजॉन्टल नहीं आ सकता। इसी तरह डेल्टा वी के साथ भी इसका रिलेशन है। आप जानते हो F इज इक्वल टू MA को, तो आप M की जगह M और A की जगह डेल्टा V बाई T लिख सकते हो। तो जैसे जैसे फोर्स ज्यादा वैसे वैसे डेल्टा V भी, लिहाजा दोनों के दरमियान इंक्लाइंड ग्राफ बनता है, हॉरिजॉन्टल ग्राफ नहीं बनता। डेल्टा X के साथ भी ये रिलेटेड है या नहीं है? क्योंकि डेल्टा V को फिर इस V को S बाई T से रिप्लेस करो, तो S बाई T से रिप्लेस करोगे तो ऊपर डेल्टा X आ जाएगा। समझ गए हो? तो जैसे जैसे फोर्स ज्यादा करोगे वैसे वैसे चेंज इन डिस्प्लेसमेंट भी ज्यादा होता जाएगा। सिर्फ मास के साथ रिलेटेड नहीं है, क्योंकि अगर ये एक बॉडी है, इसका मास 2 kg है, आपने इस पर 0 न्यूटन लगाया, मास 2 kg, आपने इस पर 20 न्यूटन लगाया, मास 2 kg, आपने इस पर 2000 न्यूटन लगाया, मास विल रिमेन्स। तो इट मींस कि यहां सिर्फ और सिर्फ कौन सी क्वांटिटी एडजस्ट हो सकती है? मास। इस मास पर हम फोर्स इंफिनिटी तक भी ले जाएं, लेकिन फोर्स के इंक्रीज के साथ मास कभी इंक्रीज नहीं होता या डिक्रीज नहीं होता, तो हॉरिजॉन्टल कर्व बन सकता है। हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है डी। माय डियर स्टूडेंट 166 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड वी आर गेटिंग लेट। 166 अगर 50 मीटर इज कवर्ड बाय अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इन 5 सेकंड, व्हाट इज द एक्सेलरेशन? तो आपसे कह रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट बॉडी ने कवर किया है 50 मीटर, इज कवर्ड बाय अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी इज 0 इन 5 सेकंड, टाइम 5 सेकंड, व्हाट इज द एक्सेलरेशन? तो s इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। कर सकते हो ना? इस इक्वेशन में पुट कीजिएगा रे स्टूडेंट्स, और आप इसमें 50 पुट करें, VI 0 है तो बात खत्म करें। हाफ की जगह हाफ A और T कितना है? 5 स्क्वायर। A विल बी इक्वल टू 4। क्या आता है? 4 आता है, बिकॉज 50 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या बनता है? 100 और डिवाइड बाय 25, तो आंसर इज 4 और इसमें शायद 4 है। 166 में 4 ठीक है, ऑप्शन डी। 167 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। द एक्सेलरेशन ऑफ स्फीयर ऑन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ 30 डिग्री इज, एक्सेलरेशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन इज g sin थीटा। तो ये है जनाब 9.8 और साइन ऑफ 30 डिग्री, तो इट इज 4.9। द करेक्ट आंसर इज 4.9। 168 नेक्स्ट क्वेश्चन। A body moved vertically up from 100 meter to 150 meter, दो का है। The change in potential is 30 joule. What is the work done? तो आप जानते हैं कि जब बॉडी को आप वर्टिकली मूव करते हो ना, तो जो वर्क डन होता है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। इस पे डिपेंड नहीं करता कि कहां से कहां तक ले गए, सिर्फ इस पे डिपेंड करता है कि पोटेंशियल कितनी चेंज हो गई। तो वर्क और चेंज इन पोटेंशियल बराबर होते हैं। अगर चेंज इन पोटेंशियल 30 जॉल है तो वर्क डन भी 30 जॉल होगा। 169 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 169 आपके लिए। 169 है द टार्क इन अ स्पिनिंग स्फीयर इज 10, इफ द एंगुलर एक्सेलरेशन इज 2, व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज टार्क डिवाइड बाय एंगुलर एक्सेलरेशन। टार्क 10 है और ये क्या है? 2 है, तो इट मीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 5। करेक्ट आंसर इसका 5 बन रहा है। आपकी मर्जी। 5 kg मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी।
170 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट ऑफ हाइट इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। तो आप जानते हैं कि v इज इक्वल टू अंडर द रूट gm डिवाइड बाय स्मॉल r, जानते हो ना, वेयर r इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। अब इन्होंने कहा कि ये जमीन है, ये सेंटर और ये रेडियस ऑफ अर्थ। सैटेलाइट ऐसे ऑर्बिट में घूम रही है कि इसका सरफेस से ऑर्बिट तक फिर एक r जितना हाइट है। तो देखो टोटल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर कितना बनेगा, r प्लस r। तो स्मॉल r विल बी रिप्लेस्ड बाय डबल ऑफ r, एक सेंटर से सरफेस तक और एक सरफेस से सैटेलाइट तक, समझ गए हो। तो इट विल बी डबल ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। तो 2r के साथ लिख के दैट विल बी बेटर। ये ज्यादा बेहतर होता अगर मैं इसको अंडर रूट से स्प्लिट कर लेता। एनी हाउ करेक्ट ऑप्शन है ए, इसमें ए ठीक है। 171 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट हैंड, जानते हैं कि v इज इक्वल टू अंडर द रूट gm डिवाइड बाय स्मॉल r, जानते हो ना, वेयर r इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। अब इन्होंने कहा कि ये जमीन है, ये सेंटर और ये रेडियस ऑफ अर्थ। सैटेलाइट ऐसे ऑर्बिट में घूम रही है कि इसका सरफेस से ऑर्बिट तक फिर एक r जितना हाइट है। तो देखो टोटल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर कितना बनेगा, r प्लस r। तो स्मॉल r विल बी रिप्लेस्ड बाय डबल ऑफ r, एक सेंटर से सरफेस तक और एक सरफेस से सैटेलाइट तक, समझ गए हो। तो इट विल बी डबल ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। तो 2r के साथ लिख के दैट विल बी बेटर। ये ज्यादा बेहतर होता अगर मैं इसको अंडर रूट से स्प्लिट कर लेता। एनी हाउ करेक्ट ऑप्शन है ए, इसमें ए ठीक है। 171 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट हैंड एंड सेकंड हैंड। आई थिंक पहले भी आपको बताया था कि मिनट हैंड हो और सेकंड हैंड हो, इनकी एंगुलर वेलोसिटी लेनी हो तो आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की तरफ ना जाएं, वाइस वर्सा रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड है। आप जानते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी और टाइम पीरियड रेसिप्रोकल है। तो इट मीन ऊपर मिनट है तो नीचे मिनट का टाइम पीरियड, ऊपर नीचे सेकंड है तो ऊपर सेकंड के सुई का टाइम पीरियड। और आप जानते हैं सेकंड हैंड का टाइम पीरियड होता है 60 सेकंड और मिनट हैंड का टाइम पीरियड होता है 60 मिनट, जानते हो ना। लेकिन मिनट हटाओगे तो फिर 60 सेकंड, सेकंड सेकंड कैंसिल, 60 कैंसिल, 1/60 इसका करेक्ट ऑप्शन है। 1:60 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 172। क्वेश्चन है हमारा 172। और 172 क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ टाइम टू समिट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। सब जानते हैं कि एक टाइम टू समिट होता है और एक टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट इसके डबल होता है ना। तो अगर मैं इसको टी कहूं तो ये पूरा मोशन है तो ये डबल ऑफ टी होगा ना, क्योंकि समिट मीन इधर देखिए यहां से यहां तक ये समिट और यहां से यहां तक ये फ्लाइट। तो ये फ्लाइट में डबल पोर्शन उसके डबल, तो टी कैंसिल एंड द रेशियो इज 1/2। नेक्स्ट है जनाब, द पर्सन चेंज इन काइनेटिक इज 69, व्हाट विल बी द पर्सन चेंज इन मोमेंटम। 173 में पर्सन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 69% है। तो व्हाट इज द पर्सन चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, याद रखें डियर स्टूडेंट्स, इसका शॉर्ट फॉर्म है कि पर्सन चेंज इन काइनेटिक इज इक्वल टू डबल ऑफ पर्सन चेंज इन मोमेंटम प्लस फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर, ये इसका सिंपल फॉर्म है। अब एक एक ऑप्शन चेक करें, जिससे लेफ्ट और राइट सेम आ रहे हो वो ठीक है। आपको पर्सन चेंज इन काइनेटिक कितना मिला है, 69। अब यहां पर एक एक ऑप्शन पुट करें, जिस ऑप्शन से राइट साइड पे भी 69 बनता है वो ठीक है। पहले ऑप्शन में क्या है, शाबाश, पहले ऑप्शन में क्या है, पहले ऑप्शन में 69 है। तो देखो इधर देखें, अगर मैं इधर 69 पुट करूं, 69 मल्टीप्लाई बाय 200 से ज्यादा हो जाएगा और प्लस 6 स्क्वायर तो बहुत ज्यादा, तो इट मीन 69 और 69 बराबर, तो ऑप्शन ए गलत है। बी बताओ 10, तो इधर 10 लिखो और करें, 10 2s आर, तो ये 20 प्लस फर्स्ट डिजिट 1 स्क्वायर, तो क्या बनता है 21। तो राइट पे 21, लेफ्ट पे 69, ये भी गलत है। तीसरा बताओ क्या है, 30 डाल लगो गोरम रास्ता जी बस आने दी। 173, हाँ 173 है, मेरे साथ तो ऑप्शन ही नहीं, आप दिखाएं जरा प्लीज, थैंक यू। 174, द 173 क्वेश्चन है,
69, 10, 44 एंड 30। 44 गलत है, 30 लगा दे देखें। अगर मैं 2 की जगह 2 लिखूं और 30% इधर लिखूं, प्लस 30 का फर्स्ट डिजिट क्या है 3 स्क्वायर, तो 2 30 सर क्या 60 प्लस 3 9। तो देखो लेफ्ट पे भी 69 और राइट पे भी, तो 30 इसको बैलेंस कर रहा है। इट मीन करेक्ट ऑप्शन क्या है? द करेक्ट ऑप्शन इज 30%। समझ आ गई है? आपने इसको इस तरह ही सॉल्व करना है। 174 हमारे पास है कि द नेट वेलोसिटी एट टू अपोजिट पॉइंट्स ऑन अ सर्कल इफ अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, एक सर्कल है और बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है। अगर ये डायमीटर है, प्लीज सुनिएगा, ये डायमीटर है, बॉडी यहां और यहां है, तो यहां वेलोसिटी v अप होगी और यहां वेलोसिटी v, तो इन दोनों का नेट क्या बनता है? नेट मीन द वेक्टर सम, और अपोजिट और इक्वल वेक्टर का वेक्टर सम हमेशा क्या होता है? सो द नेट वेलोसिटी on the opposite side of a diameter, on the opposite end of a diameter, the net velocity in uniform circular motion is always 0. net velocity 0 है, याद रखना। 175 और 175 क्या है? when time period of a body in angular motion is t, then angular displacement will be। तो आप बताएं जनाब, टाइम पीरियड में एक चक्कर, और एक चक्कर में कितने डिग्री? 360। तो अगर ये हाफ ऑफ टाइम पीरियड होगा तो द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल बी 180 डिग्री। ठीक था। 176 इस पूरे टेस्ट का सबसे अच्छा क्वेश्चन 176 है। शाबाश वेरी गुड, सही है। और कोई शाबाश? किसी ने ऑप्शन लिया है 176 का? देखिए 176 वी कैन नॉट फाइंड। समझ गए हो? क्योंकि याद रखना, इट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी अननोन हो तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। क्वेश्चन का मतलब यह है कि अगर किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी का चेंज 10 जॉल हो, तो बताओ उसके मोमेंटम का चेंज कितना होगा? आप मेरी बात समझ गए हैं ना? व्हाट विल बी द चेंज इन मोमेंटम? तो बहुत से स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कर लेते हैं और 10 ले लेते हैं, लेकिन याद रखना, आप जो है मास गिवन है, सब कुछ गिवन है, आप इनिशियल को 0 ले लेना और फिर सॉल्व कर लेना। आपका ये भी 10 और ये भी 10 आएगा। फिर आप इसको 1 ले लेना, इनिशियल को 1 मीटर पर सेकेंड ले लेना, फिर आपका 10, इसमें 10 रखना, इसमें 6 पॉइंट समथिंग आएगा। फिर आप इसको 2 कर लेना, फिर इसमें 10 रख लेना, तो ये और भी कम हो जाएगा। मेरी बात समझ गए है ना? तो याद रखना, वी कैन नॉट फाइंड द चेंज इन मोमेंटम फ्रॉम चेंज इन काइनेटिक्स विदाउट नोइंग द इनिशियल वेलोसिटी। जब तक हमें इनिशियल वेलोसिटी मालूम ना हो, हम मोमेंटम का चेंज काइनेटिक के चेंज से मालूम नहीं कर सकते। आप ट्राई जरूर करें, ऐसा करें। इन्होंने मास कितना दिया है, मैं आपको तरीका बताता हूं, ट्राई खुद कीजिएगा। मैं आपको मेथड बताना चाहता हूं, आप इस पे ट्राई जरूर करें। मास कितना है? शाबाश, 5 kg। अब गौर से देखें, इनिशियल वेलोसिटी को मैं 0 ले लेता हूं। समझ आ गई है? तरीका सीख जाए तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0, और इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा? 0। अब ये कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज है वो कितना है, तो इट मीन जब 0 से 10 चेंज आया तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? फाइनल 10 हो जाएगी ना। 0 से 10 तक चेंज कितना है? 10 है ना भाई। तो फाइनल 10, तो हाफ mvf² इज इक्वल टू 10। ये 5 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 10, 20 डिवाइड बाय 5, 4। तो फाइनल वेलोसिटी क्या बन रही है? 2। अब फाइनल मोमेंटम मालूम करो। फाइनल मोमेंटम mvf, तो ये 5 मल्टीप्लाई बाय ये क्या है? 2। कितना आ रहा है? तो देखो इनिशियल 0 है, फाइनल 10 है, चेंज कितना है? 10 है। अब यही मेथड जाकर ट्राई कर लेना, जब आप इनिशियल को 0 के बजाय 1 ले लेना, आप देखोगे कि इधर तो 10 आप रख लोगे, लेकिन इधर 10 नहीं आएगा। तो खबर पोश हुई, ब्या 2 के रही, ब्या 3 के रही, तो इट मीन मुख्तलिफ इनिशियल रखोगे तो ये एक का चेंज 10 रहेगा, लेकिन दूसरे का चेंज कभी क्या होगा और कभी। तो जब तक हमें पार्टिकुलर इनिशियल नहीं मिलेगी, तब तक हम चेंज इन काइनेटिक से चेंज इन मोमेंटम मालूम नहीं कर सकते। समझ आ गई है? तो करेक्ट आंसर नॉन ऑफ दिस। थैंक यू वेरी मच। आप जा सकते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।